तोमर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तोमर साहब बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया में आपका। और हम चूंकि आपका आज स्वास्थ्य थोड़ा सा नासाज था, लेकिन फिर भी आपने हमको वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। हम आभारी हैं आपके कि आपने इस मुश्किल दौर में भी आपने वक्त निकाला। आप भोपाल से खासतौर पर दिल्ली में हैं, लेकिन चूंकि आप हम नहीं चाहते थे कि आपको ज़्यादा परेशान करें, इसलिए हम लाइव जुड़ रहे हैं। तोमर साहब, सबसे पहले मेरा सवाल है कि अब हम मान लें कि 75 साल के देश की आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, वो कोरोना की वजह से जो आशंका पैदा हो गई थी वो दूर हुई है और कुछ छोटे मोटे आंदोलन चल रहे हैं जो आपके विभाग से जुड़े हुए हैं। तो हम सब आशंकाओं को छोड़ते हुए अमृत महोत्सव तो जश्न के साथ मनाएंगे। दिलीप जी, पहले तो मैं जीव न्यूज को और आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम के माध्यम से अनेक लोगों को अपनी बात कहने का अवसर मिला और आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे महानुभावों के दर्शन करने का भी यह निश्चित रूप से अवसर मिला। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। जहाँ तक अमृत महोत्सव का सवाल है, अमृत महोत्सव एक तौर से हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का उत्सव है और 2022 में इसको बहुत ही ज़ोर शोर के साथ सारा देश मनाएगा। और आप सब ने अनुभव किया होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर उत्साहित हैं और यह जो उत्सव है यह सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक ही सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पना है कि इस अमृत महोत्सव के अवसर पर कुछ नए संकल्प देश ले। जो संकल्प पुराने हैं उन संकल्पों को हम अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरा करें और यह अमृत महोत्सव देश के भविष्य की पीढ़ी के लिए प्रेरणा बने और आने वाले कल में आत्मनिर्भर की भारत की तैयारी की दृष्टि से इस पूरे वर्ष का महत्वपूर्ण योगदान हो। मुझे कोई शंका नहीं है कि इसमें कोई बाधा आएगी। ईश्वर की कृपा से और देशवासियों के प्रयत्न से सरकार की दूरदर्शिता के परिणाम स्वरूप कोरोना महामारी से हम लोग सने सने उबरने लगे हैं। सारी व्यवस्थाएं निश्चित रूप से आगे बढ़ रही हैं और अमृत महोत्सव हम सब लोग जोर शोर से मनाएंगे और यह सारे देश को प्रेरणा देगा और दुनिया में हमारी साख का भी निर्माण करेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तोमर साहब, देश भर में इस वक्त और दुनिया भर में एक चर्चा है कि किसान जिस तरह से सड़कों पर बैठे हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आंदोलन करने का आपको अधिकार है, लेकिन जिस तरह से आप सड़कें जाम कर रहे हैं, लोगों को दिक्कत पैदा कर रहे हैं, कई विभत्स खबरें भी वहाँ से आई, मुश्किल भरी खबरें भी आई। आखिर सरकार क्या सोचती है? सरकार ने इतनी बातचीत की, सब कुछ समाधान निकल नहीं रहा है। लोग कह रहे हैं कि सरकार चाहती नहीं है कि ये खत्म हो। सरकार, आप बार बार कहते हैं कि बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं, वो आरोप लगाते हैं कि दरवाजे खुले हैं, लेकिन बातचीत कौन करने के लिए तैयार है? कोई करता ही नहीं। नहीं, मैं समझता हूँ दिलीप भाई, सरकार पर इस विषय को लेकर कोई भी आरोप लगाना हास्यास्पद है। कृषि सुधार बिलों की दृष्टि से पूरा देश लगभग 20 साल से प्रयत्नशील था। इतिहास इस बात का साक्षी है कि स्वामीनाथन साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसकी रिकमेंडेशन से लेकर देश के तमाम सारे राज्यों के कृषि मंत्रियों की समिति हो, चाहे नीति आयोग का में मुख्यमंत्रियों की कमेटी हो,
चाहे कांग्रेस के नेता हुड्डा जी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों की समिति हो, चाहे अनेक अवसरों पर सेमिनार और विचार विमर्श के अवसर रहे हों, सरकार कोई भी रही हो, सभी लोगों की इच्छा थी कि कृषि के क्षेत्र में रिफॉर्म होना चाहिए। आप सबके ध्यान में है कि कृषि ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र बचा था जिसमें आज़ादी के बाद किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ, और इस वजह से कृषि के क्षेत्र में न तो निवेश हो पाता था और न ही टेक्नोलॉजी का जितना उपयोग होना चाहिए वह भी संभव नहीं हो पा रहा था। 20 साल के इस पूरे प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस 19 का चुनाव लड़ी। उस समय कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में इस प्रकार के कानून बनाने का उल्लेख किया था। मोदी जी ने साहस किया, लोकसभा और राज्यसभा में कानून पारित हो गए। देश भर के किसान संगठन इन कानूनों के साथ आज भी खड़े हुए हैं। लेकिन मुझे यह मानने में कोई संकोच नहीं है, एक दो राज्य में कुछ किसान संगठन हैं जो इन कानूनों से अपना मतभेद रखते हैं। उनसे भी भारत सरकार ने संवेदनशीलता के साथ 11 दौर की बातचीत की। प्रायोजक ओसाका बैटरी का वादा, अब चले 120 किलोमीटर से ज्यादा। कि अब आप सब लोग आपस में मशवरा कर लो और मशवरा करने के बाद कोई एक प्रस्ताव लेकर आओगे तो निश्चित रूप से सरकार के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं। और आज भी मैं इस बात पर पूरी तरह दृढ़ हूँ कि अगर किसान यूनियन के लोग कोई प्रस्ताव लेकर आएंगे तो भारत सरकार जरूर चर्चा करेगी, क्योंकि भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति और कृषि के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आप सब इस बात के साक्षी हैं कि मोदी जी ने 2014 के बाद लगातार कृषि के क्षेत्र में एक के बाद एक अनेक काम ऐसे किए जिसका लाभ देश के किसानों को मिल रहा है। स्वामीनाथन साहब ने अपनी रिकमेंडेशन 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री को दी थी और उसमें यह भी कहा था कि एमएसपी घोषित करने के लिए मैकेनिज्म बनना चाहिए और उस मैकेनिज्म में जो लागत किसान की फसल पैदा करने में आती है उस पर कम से कम 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित की जानी चाहिए। यूपीए सरकार इसे नहीं कर पाई, मोदी जी ने इसे निर्णय कर दिया और अब हम साल में 2 बार रबी और खरीफ की फसल में एमएसपी को 50% मुनाफा जोड़कर घोषित करते हैं। सरकारी खरीद पहले भी थी, आज भी है, आगे रहेगी। यह भी हमने लोकसभा के फ्लोर पर आश्वस्त किया है। एमएसपी पर खरीद निरंतर बढ़ती जा रही है। पहले गेहूं और धान की ही खरीद होती थी, अब दलहन और तिलहन की भी खरीद हो रही है। मोटा अनाज भी अगर राज्य चाहते हैं कि वो पीडीएस में बांटेंगे और अगर वो राज्य केंद्र सरकार को आग्रह करते हैं तो बाजरा, ज्वार और मक्का ये भी हम खरीदने के लिए तैयार रहते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पीएम किसान योजना के माध्यम से 6,000 रुपया वार्षिक 10.5 करोड़ किसानो62 को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दिया जाने लगा है। अभी तक 1,62,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंचाने का काम हुआ है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में निवेश नहीं होने की संभावनाएं थी, नए कानून बनाए जिससे कानूनी रूप से उसका रास्ता खुला और उसके बाद 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान किया। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इतनी कम अवधि में 11,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव राज्यों ने हमको प्रस्तुत किए हैं, जिसमें 5,700 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।
हमारे देश में 86% छोटा किसान है। छोटे किसान को ताकतवर बनाना यह सरकार की प्राथमिक रूप से जवाबदारी है। जब हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाना है, तो छोटे किसान की ताकत बढ़नी चाहिए। यह भारत सरकार की और प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है और इसलिए हम लोगों ने एफपीओ बनाने की योजना प्रारंभ की। देश में 10,000 नए एफपीओ बनाए जा रहे हैं, जिस पर भारत सरकार 6,850 करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। इन एफपीओ से किसान जुड़ेंगे, सामूहिक रूप से खेती करेंगे, टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे, महंगी फसलों की ओर आकर्षित होंगे और अपने उत्पाद का ठीक प्रकार का मोल भाव पूरी दुनिया में किसी भी राज्य में वो कर सकते हैं जहां उन्हें लाभ मिल सके। इन कानूनों के माध्यम से यह विकल्प किसानों को मिला है कि वो कहीं से भी किसी को भी मनचाही कीमत पर अपने उत्पादन को बेच सकते हैं। कानूनी रूप से यह रास्ता आज निश्चित रूप से साफ हो गया है। आप सब इस बात के भी साक्षी हैं कि केसीसी के माध्यम से किसानों को 15 लाख करोड़ रुपया अल्पकालिक ऋण के रूप में दिया गया है, जिस पर 3% ब्याज की सब्सिडी भारत सरकार प्रतिवर्ष देती है। इससे साहूकारी पर जो निर्भरता किसानों की थी उससे वो मुक्त हो पाए हैं। दलहन और तिलहन की दृष्टि से निश्चित रूप से हमारी आयात पर निर्भरता है और इसलिए दलहन मिशन पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और इस बार आप सब ने देखा है कि दलहन का रकबा भी बढ़ा है और उत्पादन भी बढ़ा है। दलहन और तिलहन की सरकारी खरीद भी सरकार ने प्रारंभ की है और तिलहन के लिए तिलहन मिशन पर काम कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले आप सब लोगों ने अखबार के माध्यम से पढ़ा होगा कि ऑयल पाम मिशन भी भारत सरकार ने आरंभ किया है। देश भर में ऑयल पाम की खेती के लिए 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अनुकूलता है। 9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित है और इसलिए पूर्वोत्तर भारत को दृष्टिगत रखते हुए और इस 28 लाख के पूरे रकबे को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने ऑयल पाम मिशन की घोषणा ही नहीं की। उसका निर्णय हो गया, ऑर्डर निकल गए। उसके लिए हितधारकों के साथ हम लोगों ने अभी गुवाहाटी में कॉन्फ्रेंस की थी। आंध्रा, तेलंगाना से लेकर और पूर्वोत्तर राज्य सभी उत्साहित हैं। उसमें किसानों को भी हमने मूल्य आश्वासन के लिए आश्वस्त किया है। वहाँ पर प्रोसेसिंग के लिए इंडस्ट्री जाए, इसके लिए इंडस्ट्री को भी सहूलियतें प्रदान की हैं। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज्य में लगातार किसानों की समृद्धता बढ़ाने के लिए, उनकी आमदनी दोगुनी हो, इस मिशन को पूरा करने के लिए एक के बाद एक निर्णय किए जा रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से किसान यूनियन के लोगों से आग्रह करता हूं कि वो देश भर के किसान की भावना समझें और कानूनों को समझें और आंदोलन वापस लें। यदि आवश्यक है तो सरकार से चर्चा करें। सरकार सम्मान के साथ उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। तोमर साहब, आपने इतनी लंबी फहरिस्त गिना दी, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसान जो है वो बिल्कुल अब उसका सब कुछ बदल जाएगा, उसकी पूरे दुर्दिन जो है ख़त्म हो जाएंगे, किसानों की आत्महत्याएं बंद हो जाएंगी। लेकिन कुछ लोग आज भी सड़कों पर बैठे हैं। पिछली बार की कड़ाके की ठंड के बाद अब नई कड़ाके की ठंड आने वाली है और वो कह रहे हैं कि ये सरकार चाहती नहीं कि ये समस्या सुलझे। और कुछ हालात ऐसे हो गए हैं कि लखीमपुर में जब घटना घटी तो कहा गया कि केंद्र के एक मंत्री, गृह राज्य मंत्री, उनके बेटी की गाड़ी से किसान कुचल दिए गए। तो अहंकारी सरकार है, बात नहीं करती है, किसानों को कुचल देती है। ये आरोप आप पर है। प्रस्तुतकर्ता राजेश मसाला और राघव भोग चक्की आटा।
अब आएगा खाने में असली स्वाद। ट्राई कीजिए। प्रायोजक इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड के ट्रैक्टर ब्रांड का कीटनाशक लीथल गोल्ड। भरोसा वही, तकनीक नई। प्रायोजक ओसाका बैटरी का वादा, अब चले 120 किलोमीटर से ज्यादा। किसान नहीं है, ये पाकिस्तान के किसान नहीं है, ये खालिस्तान से नहीं आए, ये तो हिंदुस्तान के ही हैं। देखिए दिलीप जी, हमने किसान पर कभी भी कोई आरोप नहीं लगाया। बार बार कई बातें आई और आप जैसे पत्रकार मित्रों ने मुझे बार बार पूछने का प्रश्न किया, लेकिन मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मैं किसान यूनियन से बात कर रहा हूँ, ऐसा मानकर ही कर रहा हूँ कि वो किसानों के प्रतिनिधि हैं। कितने किसानों के प्रतिनिधि हैं, कितने किसान उन्हें प्रतिनिधि नहीं मानते हैं, ये एक विवाद का विषय और विचार का विषय हो सकता है, लेकिन भारत सरकार की दृष्टि में वो किसान हैं। हमने किसानों के प्रतिनिधि के नाते उनके साथ सम्मान के साथ, संवेदनशीलता के साथ चर्चा की है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की सरकार का सवाल है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। योगी जी उत्तर प्रदेश को अच्छे से चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का एक सफलतम प्रयास योगी जी के नेतृत्व में हुआ है और उत्तर प्रदेश में शांति रहे। उत्तर प्रदेश जो दंगों का प्रदेश कहा जाता था, अनाचार और अत्याचार का प्रदेश कहा जाता था, योगी जी ने भरसक कोशिश करके इन सब कलंकों से उत्तर प्रदेश को मुक्त करने की कोशिश की है और आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। अपना हो या पराया, सबके लिए कानून एक है। लेकिन आप इस घटना पर तो अफसोस व्यक्त करेंगे तोमर साहब कि एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की गाड़ी से, चाहे वो जांच का विषय हो, दुर्घटना हुई है और किसान मारे गए हैं और किसानों ने कई कार्यकर्ताओं को या ड्राइवर्स को जला दिया, जिंदा जला दिया। देखिए, कुल मिला के कोई भी घटना वो तो निश्चित रूप से अफसोस जाहिर करने लायक होती ही है, उसमें मेरा कोई मतभेद नहीं है। लेकिन सामान्य तौर पर जब किसी प्रकरण में जांच चल रही हो तो कम से कम किसी मंत्री को उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं न तो जज हूँ न अफसर हूँ और मैं कहीं इंक्वायरी के बीच में भी नहीं हूँ, तो मुझे वस्तुस्थिति नहीं मालूम है। इंक्वायरी होने दीजिए, इंक्वायरी के बाद क्या होगा अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा। चलिए मैं इससे हटके पूछ लेता हूं तोमर साहब, हरियाणा बॉर्डर पर एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया, आंदोलन के पेरीफेरी में जो किसान बैठे वहां पर निहंग सिखों ने एक व्यक्ति को मारने के बाद लटका दिया। आंदोलन में शामिल एक लड़की से रेप हुआ और आपके नजरों के सामने, भारत सरकार के सामने, उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने लखीमपुर खीरी में बीजेपी कार्यकर्ता, ड्राइवर और समर्थकों को मंत्री जी के भीड़ ने जिंदा जला दिया। ये घटनाएं हमको परेशान करती हैं, एक पत्रकार के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर, एक साधारण नागरिक के तौर पर, कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। हम 75